स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनिन की। देखिए, ग्रोथ हार्मोन हमारे इस चैप्टर में 5 हैं टोटल, जिसमें से हमने ऑक्सिन के बारे में और जिब्रेलिन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइनिन के बारे में। इन शॉर्ट ब्रैकेट में हमने इसको सीके भी लिखा है, मीन साइटोकाइनिन की शॉर्ट फॉर्म। साइटोकाइनिन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। नेचुरल साइटोकाइनिन जो कि प्लांट्स में हमें मिलता है उसे हम जिएटीन नाम देते हैं, और सिंथेटिक जो है वो काइनेटिन है। सिंथेटिक, काइनेटिन, नेचुरल, जिएटीन। जब हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में पाएंगे कि हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से एक हार्मोन बनाया गया जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था, और उसे नाम दिया गया सिंथेटिक में काइनेटिन। लेकिन बात आई कि फिश के स्पर्म के डीएनए से बनाया गया है, तो फिश तो एनिमल है और हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इन फ्यूचर कॉर्न कर्नल्स, मींस मेज की बात हुई है, मेज के जो कर्नल्स हैं, मेज के जो सीड्स हैं इमैच्योर फॉर्म में, उनसे जो मिल्क निकलता है उससे एक हार्मोन बनाया गया, ग्रोथ हार्मोन आइसोलेट किया गया, ढूंढा गया, जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था, और उसे नाम दिया गया जिएटीन। जिएटीन सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था तो साइटोकाइनिन ग्रुप में रखा गया। मेज प्लांट के कॉर्न कर्नल से अलग किया गया था, ढूंढा गया था, निकाला गया था, तो नाम दिया गया जिएटीन, क्योंकि मेज का बॉटेनिकल नेम हम पढ़ते हैं जिया मेज, तो कर दिया इसको जिएटीन। जिएटीन और काइनेटिन दोनों ही सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर नेचुरली पूछा जाए कि भाई प्लांट्स में नेचुरली कौन सा मिलता है, तो बात बोलेंगे हम कि जिएटीन मिलता है। साइटोकाइनिन आर डेरिवेटिव ऑफ द एडेनिन नाइट्रोजन बेस, पढ़ा था हमने, एडेनिन डेरिवेटिव है N6 फॉस्फोराइल अमाइनोप्यूरिन्स। रूट टिप्स आर द मेजर साइट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। देखिए, हमने कहा है कि जो ऑक्सिन है वो रूट और शूट दोनों टिप्स पर बनता है, साइटोकाइनिन भी बनता है, क्योंकि सेल डिवीजन दोनों जगह चलता है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि ज्यादा कहां बनता है, तो हम बात करेंगे कि जो रूट टिप है, रूट टिप मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है रूट का, वहां पर आपको साइटोकाइनिन की अमाउंट ज्यादा मिलती है, मेजर साइट लिखा है। ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन डेवलपिंग शूट, बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा। शूट में भी बनता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में ये रूट के टिप्स में मेरिस्टेमेटिक रीजन में मिलेगा। कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन को जोड़कर, मतलब दोनों को मिक्स करके जो केमिकल बनता है उसे नाम दिया जाता है क्या? पोमालिन। और पोमालिन जो है वो एप्पल साइज को एनलार्ज करने में यूज किया जाता है। तो आप याद रखिए कि पोमालिन की अगर बात आए कि पोमालिन क्या है, तो बोलेंगे कि साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन का मिक्सचर है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन की बात करें तो आप देखिए, जब हमने ऑक्सिन की बात की तो उसका एक हमने फीचर बताया कि भाई ये मेन इसका काम है, मेन कैरेक्टर है कि ये प्लांट के अंदर करता है एपिकल डोमिनेंस। ऐसे जिब्रेलिन के लिए हमने बोला तो हमने कहा कि शूट एलोंगेशन करवाता है, क्योंकि इंटरनोडल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऐसे अगर साइटोकाइनिन की बात आए तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। देखिए, ग्रोथ हार्मोन तीनों ही जो कि प्रमोटर हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन करवाएंगे, क्योंकि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ग्रोथ की पहली फेज ही सेल डिवीजन है। तो साइटोकाइनिन जो है इसे सेल डिवीजन के लिए जाना जाता है, तो बताइए रैपिड सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन को फास्ट कर देते हैं। डिस्कवरी में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि साइटोकाइनिन्स जो होते हैं ये सेल डिवीजन को फास्ट कर देते हैं, रैपिड कर देते हैं। डिवीजन तो दूसरे ग्रोथ प्रमोटर भी करवाएंगे, लेकिन जो साइटोकाइनिन्स हैं ये सेल डिवीजन को रैपिड कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो इनका काम है सेल डिवीजन करवाना, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन। दूसरा है मोर्फोजेनेसिस। देखिए, जब हम ऑक्सिन पढ़ के आए थे तो मैंने रोज प्लांट के लिए स्टेम कटिंग का एक एग्जांपल लिया था कि मैंने कहा था स्टेम कटिंग में जो रोज प्लांट है वो रूट इनिशिएशन करवाता है। तो ऐसे ही हम याद करेंगे कि जो साइटोकाइनिन्स हैं ये शूट इनिशिएशन करवाते हैं। शूट इनिशिएशन ऑक्सिन करवाता है, रूट इनिशिएशन। साइटोकाइनिन करवाता है क्या? शूट इनिशिएशन।
तो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों की जरूरत है। कि अगर आप लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर में प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उसमें ऑक्सिन के साथ साथ आप साइटोकाइनिन भी डालिए। ऑक्सिन डालेंगे रूट इनिशिएट होगा, साइटोकाइनिन डालेंगे शूट इनिशिएट होगा, मतलब पूरा प्लांट बनेगा। मोर्फोजेनेसिस मींस प्लांट का फॉर्मेशन होना। मोर्फोजेनेटिक चेंज रूट एंड शूट का डेवलपमेंट आर इंड्यूस्ड बाय द साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन इन टिश्यू कल्चर। देखिए लो साइटोकाइनिन है और हाई ऑक्सिन है तो रूट इनिशिएट होगी, मतलब रूट का डिफरेंशिएशन होगा कैलस के अंदर, टिश्यू कल्चर के अंदर। कि जो कैलस है वो आगे जब प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा तो यहां ऑक्सिन के अमाउंट ज्यादा, साइटोकाइनिन के अमाउंट कम, तो क्या होगा? रूट डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर साइटोकाइनिन ज्यादा और ऑक्सिन कम हो तो फिर शूट इनिशिएट होगा। लेकिन अगर हमें पूरी प्लांट बॉडी को इनिशिएट करवाना है, पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करवाना है, मतलब रूट और शूट दोनों का डिफरेंशिएशन करवाना है, तो दोनों की रिक्वायर्ड अमाउंट, बैलेंस्ड अमाउंट हम कल्चर मीडियम में यूज करेंगे, तो रूट और शूट दोनों का फॉर्मेशन होगा कल्चर मीडियम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें तो ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस हम जान के आए हैं, पढ़ के आए हैं कि ऑक्सिन का फंक्शन हमने पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमने पढ़ा था। ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस मतलब एक प्लांट है उसमें क्या करना है कि आपको प्लांट लेंथ में ग्रोथ उतनी ना करे, ब्रांचेस ज्यादा बनाए, बर्ड्स का फॉर्मेशन ज्यादा करे, लीव्स का फॉर्मेशन ज्यादा करे, मींस लेटरल ग्रोथ उसमें ज्यादा हो। तो उसके लिए क्या करें? आप प्लांट पर साइटोकाइनिन स्प्रे करवाएं, और साइटोकाइनिन स्प्रे करवाएंगे तो क्या होगा? साइटोकाइनिन स्प्रे करवाएंगे तो लेटरल बर्ड्स का, ब्रांचेस का, लीव्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट प्लांट पर कम हो जाएगा। इसका मतलब हम हेज मेकिंग में और टी प्लांटेशन के लिए अगर डी कैपिटेशन पढ़ के आए हैं कि आप डी कैपिटेशन करवाइए, प्लांट का टिप रिमूव कर दीजिए, तो उससे प्लांट में लेटरल ग्रोथ होती है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, नई नई बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरा यह भी है कि आप एपिकल बर्ड को रिमूव ना करें, डीकैपिटेशन ना करें और प्लांट पर साइटोकाइनिन स्प्रे करवाएं, तो भी टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में आपके लिए वो यूजफुल होगा। डिले इन सीनेसेंस, देखिए प्लांट बॉडी में साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं कि मिनरल्स का मोबिलाइजेशन इंक्रीज करवाते हैं। मिनरल्स वाले टॉपिक में, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने मोबिलाइजेशन पढ़ा था। सीनेसेंट पार्ट से यंग पार्ट्स की तरफ मिनरल्स का मूवमेंट, रूट से मिनरल्स का एब्जॉर्ब होने के बाद डेवलपिंग एरियाज के अंदर, ग्रोइंग रीजन्स के अंदर जाना, यह मोबिलाइजेशन था। साइटोकाइनिन मिनरल्स के मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करवाता है, जिससे कि ग्रोइंग रीजन अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, उनका ग्रोइंग पीरियड अच्छा हो जाता है और सीनेसेंस जो है वो डिले हो जाता है। सीनेसेंस is delayed by the cytokinin as help in the nutrient mobilization, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मोबिलाइजेशन इंक्रीज होगा, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। ऑल्सो हेल्प टू प्रोड्यूस द न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट। अब ये भी हमने बात की है कि साइटोकाइनिन नई बर्ड्स, नई ब्रांचेस, नई लीव्स का फॉर्मेशन करवाता है। लीव्स का फॉर्मेशन होगा तो लीव्स में की जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी बनवाएगा। तो ये क्या करेगा? ये सीनेसेंस करेगा, डिले करेगा सीनेसेंस को, डिले करेगा सीनेसेंस को। अब सीनेसेंस डिले होगा साइटोकाइनिन की वजह से, तो साइटोकाइनिन जब स्प्रे करवाएं प्लांट पर और डिले करवाएं सीनेसेंस में, तो इसे हम बोलेंगे रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट किसके लिए है? साइटोकाइनिन के लिए, कि साइटोकाइनिन प्लांट्स पर स्प्रे करवाया जाए तो उनमें वो मिनरल्स के मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करवाता है और डिले कर देता है सीनेसेंस को। इसे हम बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। नेक्स्ट है प्रमोट द लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन। ये बात हमने की है अभी कि एपिकल डोमिनेंस को क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है। तो लेटरल बर्ड्स और नए नए शूट, मतलब स्टेम का या ब्रांचेस का फॉर्मेशन करवाता है। तो हम कह रहे हैं प्रमोट द लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन। कौन? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट जो हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इथाइलिन। हमने कहा गैसेस हार्मोन है,
C2H4 हमने पढ़ा था, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। पहले हमने इनके इंट्रोडक्शन में इथाइलिन को पढ़ा था, फिर हमने डिस्कवरीज में इथाइलिन को पढ़ा, क्यूजन नाम के साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था। तो देखिए इथाइलिन की जब बात आती है, इथाइलिन कैन बी इंड्यूस्ड इन बोथ ग्रुप्स। ये हमने पहले भी बात बोली थी कि भाई इथाइलिन को हम प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में रखते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम वर्क जो करता है, मैक्सिमम काम जो करता है वो इनहिबिटर्स वाले करता है। बोथ ग्रुप्स, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स, बट मेनली इट इज ए ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। इथाइलिन इज ए सिंपल गैसेस पीजीआर, सही है। इट इज ए हाइड्रोकार्बन रिपोर्टेड एज ए फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। देखिए जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़े हैं ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का, साइटोकाइनिन का, वैसे ही अगर इथाइलिन कभी बात आए सामने कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है, तो हम बताते हैं कि इथाइलिन को हम फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं कि फ्रूट को राइप करवाने में, मैच्योर करवाने में इथाइलिन की हेल्प होती है। इथाइलिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर, कौन? इथाइलिन। बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन टेक्स प्लेस बाय मीथियोनिन अमाइनो एसिड। याद रखिए जब हम बात करके आए हैं ऑक्सिन की तो ट्रिप्टोफैन पढ़ा था, बात कर रहे हैं इथाइलिन की तो मीथियोनिन अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय द राइपनिंग फ्रूट्स एंड सीनेसेंट ऑर्गन्स। देखिए हमने कहा कि इसे ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में ही इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम वर्क ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन वाले करता है, और जो इनहिबिटर होते हैं वो सीनेसेंस को प्रमोट करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि लार्ज क्वांटिटी में राइपनिंग फ्रूट्स के अंदर मिलेगा और सीनेसेंट ऑर्गन्स में मिलेगा, जो ऑर्गन ओल्ड हो रहे हैं तो सीनेसेंट ऑर्गन्स में इथाइलिन मिलता है। इथाइलिन के अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात आए तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में सबसे पहली बात तो हमने ये कही है कि भाई इनका काम है फ्रूट राइपनिंग करवाना। तो पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ द फ्रूट से मतलब समझिए आप, हार्वेस्ट का मतलब है कि मैंने फ्रूट को प्लांट से अलग कर लिया, तोड़ लिया, लेकिन जो फ्रूट टूटा वो कच्चा है, तो उसको पकाने के लिए हम इथाइलिन का यूज कर सकते हैं। बनाना, एप्पल, टोमेटो, ये एग्जांपल दिए जा रहे हैं कि कच्चे ही तोड़ लिए गए हैं। नाउ ए डेज इथेफॉन और द CEPA मींस क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड, एक ऐसा केमिकल है जो इथाइलिन गैस रिलीज करता है। इथेफॉन और CEPA क्या बोल रहे हैं? क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड is used at the commercial level as the source of ethylene. कमर्शियल लेवल पर इथेफॉन का यूज किया जाता है। इथाइलिन एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। दिस राइज इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। देखिए इथेफॉन को हमने क्या किया? पानी में डिसॉल्व, घोला, मिट्टी में डाल दिया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। CEPA की बात कर रहा हूं, क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड की। जब ये प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा ना शूट वाले रीजन की तरफ, तो इथाइलिन गैस को रिलीज करता जाएगा। अब वो इथाइलिन गैस वहां पर लगे हुए फ्रूट्स को मिलेगी, वहां पर उन फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करेगी। एक बात तो हुई है। दूसरा, हम यूज कर पा रहे हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग राइपनिंग के लिए भी, कि जो बनाना है, एप्पल है, टोमेटो है, इनको प्रोवाइड करवाया जाए, कच्चे हैं, इनको प्रोवाइड करवाया क्या? इथेफॉन। इसने क्या रिलीज किया? इथाइलिन गैस, और वो इथाइलिन गैस इन फ्रूट्स को पकाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी याद रखनी है कि जब कोई फ्रूट राइप होता है तो फ्रूट के राइपनिंग के टाइम पे उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। फ्रूट राइपनिंग होगा तो उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे, कि जैसे जब फ्रूट अनराइप होते हैं तो हार्ड होते हैं, फ्रूट जब राइप होते हैं तो राइपनिंग के बाद जब मैच्योर हो जाते हैं तो सॉफ्ट, मतलब फ्लैशी हो जाते हैं, जूसी हो जाते हैं।
जब फ्रूट कच्चे हैं तो कड़वे हैं या खट्टे हैं, एसिड्स की अमाउंट ज्यादा है, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो ये मीठे हो जाते हैं, मींस शुगर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो काफी मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं फ्रूट की राइपनिंग के टाइम पे। तो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, तो साथ ही साथ इस मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे फ्रूट की सेल्स में क्या इंक्रीज हो जाता है? इंक्रीज हो जाती है रेस्पिरेशन रेट। तो राइपनिंग के टाइम पे रेस्पिरेशन रेट का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। इथाइलिन एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। दिस राइज इन द रेस्पिरेशन, एक तो नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा था, एक ज्यादा चल रहा है। राइज इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। इंक्रीजिंग रेट ऑफ द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। Stimulation of the senescence and abscission of flowers and fruit। क्या कर रहा है? ये स्टिमुलेशन कर रहा है सीनेसेंस का और एब्सेशन का। सीनेसेंस का मतलब है ओल्ड होना मेच्योरिटी के बाद, और एब्सेशन का मतलब है गिरना। तो ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को गिराता है, प्रमोट करता है। मैच्योर हो जाएंगे फ्रूट्स तो उसके बाद गिरेंगे। इसका मतलब थिनिंग ऑफ द कॉटन, चेरी और वॉलनट। थिनिंग, मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। सॉइल में न्यूट्रिशन है, प्लांट सॉइल से न्यूट्रिशन लेगा और इन फ्लावर्स को, फ्रूट्स को मैच्योर करेगा। लेकिन प्लांट ने अपने फ्लावरिंग सीजन में जरूरत से ज्यादा फ्लावर का फॉर्मेशन कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लो फ्लावर बन गए 10, लेकिन सॉइल में न्यूट्रिशन सिर्फ 5 फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करने का या मैच्योर करने का ही है। तो एनवायरमेंट कह रहा है कि भाई आपने फ्रूट्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स का फॉर्मेशन ज्यादा कर लिया है, लेकिन न्यूट्रिशन लेवल आपका कम है सॉइल में, तो न्यूट्रिशन तो आपको 5 फ्रूट के लिए मिलेगा। अब 5 लोगों का खाना 10 लोगों में बांटा जाए तो पेट किसी का भी ना भरे, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लावर्स और फ्रूट्स आ गए ना। तो ये प्लांट क्या करेगा? इस प्लांट में जो इथाइलिन है वो एक्स्ट्रा फ्लावर और फ्रूट्स को क्या कर देगा? फॉल करवा देगा, और केवल उतने ही फ्लावर्स, अप्रॉक्सीमेटली फ्लावर्स और फ्रूट्स प्लांट पर बचेंगे जितना कि प्लांट के पास न्यूट्रिशन अवेलेबल है, मतलब सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स को ले पा रहा है। अगर सोचिए आप किसी को भी नहीं गिराते और सारे फ्लावर्स और फ्रूट प्लांट पर होते और न्यूट्रिएंट लेवल जितना था उतना ही होता, तो सिंपल सी बात थी कि कोई भी फ्लावर अच्छे से या कोई भी फ्रूट अच्छे से मैच्योर हो ही नहीं पाता। तो आपने एक्स्ट्रा फ्लावर और फ्रूट्स को क्या कर दिया? गिरा दिया। एक्स्ट्रा फ्लावर और फ्रूट्स को गिराना ही थिनिंग है। फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, फ्रूटिंग इन द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करवाते हैं और साथ ही साथ फ्रूट्स का सिंक्रोनाइजेशन भी करवाते हैं। पाइनएप्पल में जो प्लांट है उसमें जितने भी फ्रूट्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ मैच्योर होना चाहते हैं, होते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, डिजायर है। तो उनको एक साथ मैच्योर होने में हेल्प करता है कौन? फ्रूट्स को एक साथ मैच्योर होने में हेल्प करता है इथाइलिन। इसलिए कह रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन एंड फ्रूटिंग। तो फ्लावरिंग करवाता है, साथ ही साथ सिंक्रोनाइजेशन करवाता है फ्रूटिंग का। किसमें? पाइनएप्पल में। लेकिन फ्लावरिंग करवाता है मैंगो में। मैंगो में फ्लावरिंग करवाता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स करवाता है स्टेम पर। पहला एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस दूसरा, और तीसरा एक्शन है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। इसे बोला गया है ट्रिपल एक्शन। तीनों फंक्शंस को जोड़कर ट्रिपल एक्शन बोला गया। देखिए ट्रिपल एक्शन जब बात आती है, 3 फंक्शन हम पढ़ते हैं इथाइलिन के, तो सबसे पहली बात तो यह कि हमने इसको पढ़ना डाइकोट सीडलिंग में, क्योंकि इसकी स्टडी डाइकोट सीडलिंग में हुई है अभी तक, या हमें जो सोर्स मिलते हैं बुक्स में लिखा हुआ मिलता है वो डाइकोट सीडलिंग्स के लिए मिलता है। लेकिन हम इन तीनों चीजों को समझे। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस है, या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग है। जब हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आ रही है एपिकल हुक फॉर्मेशन की। देखिए ये है सॉइल सरफेस, और इस सॉइल सरफेस में हमने यहां नीचे सॉइल के अंदर सीड लगाया। सीड करेगा जर्मिनेट,
और जर्मिनेट करके सीडलिंग आएगा बाहर, फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करेगा। लेकिन सॉइल की जो सरफेस है वो थोड़ी हार्ड है, ऊपर से ड्राइनेस आ जाती है ना सॉइल पे, तो वो सरफेस क्या है, हार्ड है, और जो सीडलिंग का टिप है वो सॉफ्ट है। अगर ये सीधा इसके साथ जाके टकराए तो इसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो हार्ड सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करके उसने बाहर निकलना है, आर पार होना है उसके, तो ये अपने टिप को बचाने के लिए, सीडलिंग अपने टिप को बचाने के लिए यहां से क्या करेगा, हुक का फॉर्मेशन कर लेगा। एक तो टिप यूं जाके सीधा सॉइल सरफेस से हार्ड सरफेस से टकराए, दूसरा टिप मुड़ गया तो एक हुक फॉर्मेशन हो गया। अब ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा, इसे थोड़ा स्वेल करवाया जाता है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। देखिए मैंने इस हिस्से को थिक बनाया, तो ये पहले सीधा था, सॉइल की हार्ड सरफेस को पार करना है, पेनिट्रेट करना है, तो इसने हुक फॉर्मेशन करवाया। पहला काम तो हुक फॉर्मेशन हो गया। फिर इस हिस्से को इसने क्या किया, इस हिस्से को इन्होंने कर दिया स्वेल, ताकि थोड़ा मोटा हो जाए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाए। ग्रोथ हुई और ये जो स्वेल्ड हिस्सा था ये पुश करता हुआ सॉइल सरफेस को पार करता हुआ इस सॉइल से बाहर आ जाएगा और हमें सीडलिंग आता हुआ यूं दिखेगा। इसे बोला गया है एपिकल हुक फॉर्मेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस। ये काम इथाइलिन के है। दूसरी चीज, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग भी करवाता है ये। मान लीजिए एपिकल हुक फॉर्मेशन हुआ, एपिकल हुक फॉर्मेशन हुआ और सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करने की कोशिश हुई स्वेलिंग ऑफ एक्सिस के द्वारा, जहां पर कि हुक फॉर्मेशन हुआ है। अब आप ये मान लीजिए कि यहां कोई हार्ड, कुछ भी हार्ड रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक छोटा सा पत्थर पड़ा है कोई सॉइल सरफेस पे, ठीक है, और ये सीडलिंग कोशिश कर रहा है कि मैं यहां से बाहर आ जाऊं। सीडलिंग जो है वो ग्रोथ कर रहा है, उसने एपिकल हुक फॉर्मेशन किया, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस किया, बाहर आने की कोशिश की सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए, लेकिन अभी भी नहीं आ पा रहा क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस आ गया एक। तो क्या होगा, होगा ये कि अब ये जो सीडलिंग है ये इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में थोड़ी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। मतलब ना तो करेगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ ऊपर की तरफ, ना करेगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ नीचे की तरफ, ये बीच में इधर जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की प्लांट ने, इधर आ गया और फिर इधर से बाहर निकल जाएगा। तो पहला तो हो गया हुक फॉर्मेशन, सीडलिंग ने अपने टिप को बचाने के लिए किया, क्योंकि यहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, डिवीजन कर रही होंगी, सॉफ्ट टिश्यू है, इसको बचाना है, तो इसने क्या कर लिया, सीडलिंग को नीचे की तरफ, मतलब हुक फॉर्मेशन हो गया, मुड़ गया। फिर जहां पर हुक फॉर्मेशन हुआ है उस हिस्से को मोटा किया, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और सॉइल को पेनिट्रेट करके बाहर आ गया। लेकिन अगर हार्ड सरफेस कोई और ऊपर आ जाए, सॉइल की सरफेस के अलावा कोई हार्ड रेजिस्टेंस और आ जाए, तो उसको क्रॉस करने के लिए फिर उसको पता है कि मैं इसको तो पार नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। तो ये तीनों को मिलाकर बोला गया है ट्रिपल रिस्पॉन्स, और ये डाइकोट सीडलिंग में स्टडी हुआ है, और इथाइलिन ऐसी चीजें बढ़ा देता है। मतलब अगर आप डाइकोट सीडलिंग पर सीधे ही, मतलब सॉइल नहीं है, आप लेबोरेटरी में जर्मिनेशन करवा रहे हैं और उस पर आप इथाइलिन डालेंगे तो भी हुक फॉर्मेशन होगा, उस पर आप इथाइलिन डालेंगे तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस होगा, उस पर इथाइलिन डालेंगे तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। तो इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स शो कर रहा है डाइकोट सीडलिंग पर, ऐसा बोलना है हमें ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में। दूसरा, इसके साथ हम चल रहे हैं, नेक्स्ट तो हम देख रहे हैं प्रमोट रूट ग्रोथ। ये रूट की ग्रोथ को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। रूट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है कौन, इथाइलिन। देखिए इथाइलिन प्रमोट कर रहा है रूट ग्रोथ को, एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स। आप समझिए, हमने ऐसा पढ़ा था कि रूट की सरफेस पर एपिडर्मिस जब बाहर की तरफ एलोंगेट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, तो हम उन्हें रूट हेयर के नाम से जानते हैं। तो रूट हेयर फॉर्मेशन करवाया, फॉर्मेशन आप रूट हेयर का करवा रहे हैं, लेकिन आप रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा रहे हैं। रूट हेयर का फॉर्मेशन करवाया तो आपने रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर दिया, एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर दिया।
ताकि ज्यादा ज्यादा मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाए, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। क्यों? क्योंकि रूट हेयर जो होते हैं वो एपिडर्मिस का एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं एपिडर्मिस की बाहर की तरफ हेयर लाइक ग्रोथ करवाकर। ऐसा हम पढ़ के भी आए हैं। कहां पर? प्लांट वाटर रिलेशन के बाद हमने जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात की थी, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, रूट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करती है, रूट हेयर की बात की थी। ऐसा आप रूट के बारे में जब पढ़ते हैं प्लांट एनाटॉमी में, या आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे आगे चल के, तब भी आप इन चीजों को देख पाएंगे। फीमेलनेस, फेमिनाइजिंग इफेक्ट कह रहे हैं हम इसका, ये इंक्रीज कर रहे हैं कुकुम्बर में, मतलब फीमेल फ्लावर्स के नंबर्स को इंक्रीज करना। नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स के इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए फीमेल फ्लावर में ओवरी होगा और ओवरी आगे राइप होकर फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। इंक्रीज आप फीमेल फ्लावर्स को कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप फ्रूट के नंबर भी तो बढ़ा रहे हैं, फ्रूट के नंबर को बढ़ाने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो प्रमोट द फीमेल फ्लावर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे, फ्लावर्स में ओवरी है, ओवरी राइप होगी तो फ्रूट का फॉर्मेशन करवाएगी। तो फ्लावर फीमेल इंक्रीज किए, फेमिनाइजिंग इफेक्ट कह रहे हैं इसे हम, लेकिन ओवरी राइप होकर फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। इथाइलिन ब्रेक द सीड एंड बड डोरमेंसी। देखिए ये काम जिब्रेलिन भी कर रहा था कि सीड डोरमेंसी को वो ब्रेक कर रहा था, क्योंकि सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा था एमाइलेज, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज एंजाइम के साथ। हमने कहा था कि वो इंक्रीज करता है उनका प्रोडक्शन और सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है। ऐसा काम इथाइलिन भी करते हैं, ये भी सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। इथाइलिन ब्रेक द सीड एंड बड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब जर्मिनेशन ना हो पाना। इनिशिएट द जर्मिनेशन इन द पीनट सीड एंड द स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबरस स्टेम है, और आपने देखा होगा पोटैटो पर ग्रीन ग्रीन बर्ड्स आ जाती है ना, वो है पोटैटो की स्प्राउटिंग। आईज ऑफ पोटैटो जो है वहां बर्ड्स की बात हो रही है, बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इथाइलिन से पोटैटो के अंदर, पोटैटो की सरफेस पर बर्ड्स फॉर्मेशन को इंक्रीज करवा सकते हैं कि जो आईज हैं वहां पर बर्ड जल्दी बन जाए, प्रमोट करवा सकते हैं। तो स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो मींस पोटैटो के ऊपर बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाए, आलू पर ग्रीन ग्रीन बर्ड्स बन जाती हैं जो, और जो अपने पास पीनट है उसके सीड में जर्मिनेशन को प्रमोट करता है ये। इथाइलिन प्रमोट द रैपिड इंटरनोडल और द पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। राइस प्लांट क्या होता है कि राइस प्लांट जहां ग्रोथ करता है, पैडी फील्ड है, पानी खूब है वहां पर, और उसमें राइस प्लांट ग्रो करेगा। अब राइस प्लांट के स्टेम को अगर देखा जाए तो स्टेम का काफी सारा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और उस पर लगती हैं लीव्स। तो लीव्स का जो पीटियोल वाला हिस्सा होता है, पीटियोल जैसे ये स्टेम है, स्टेम पर जब लीफ लगेगी तो ये लीफ का लेमिना पार्ट है। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो लीफ के लेमिना पार्ट को, ब्रॉड एरिया को स्टेम के साथ जोड़ती है, उसे लेमिना के, जो लेमिना को स्टेम के साथ जोड़ती है उसे हम क्या नाम देते हैं? पीटियोल। तो पीटियोल की लेंथ को बढ़ा देगा ये राइस प्लांट के। राइस प्लांट में लेंथ बढ़ेगी पीटियोल की, तो जो लेमिना वाला पार्ट है लीफ का वो पानी से बाहर बना रहेगा। बाहर बना रहेगा तो उसको लाइट प्रॉपर मिलती रहेगी, अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इथाइलिन प्रमोट द रैपिड इंटरनोडल और द पीटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर। इट हेल्प लीव्स और द अपर पार्ट, लीव्स और द अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर, कि पानी के ऊपर बनी रहे लीफ। पानी के ऊपर बनी रहेंगी तो एरियल रहेंगी, एरियल रहेंगी तो बाहर से CO2 और लाइट बहुत अच्छे से प्रॉपर उसको मिल पाएगी और फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो ये सारे इफेक्ट किसके हैं? इथाइलिन के, इथाइलिन के। लेकिन साथ ही साथ जब फ्रूट्स में इथाइलिन बनेगा, फ्रूट राइप हो रहा है, किसी प्लांट पर फ्रूट लटक रहा है कि ये प्लांट है, इस पे ये फ्रूट है, ये फ्रूट क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है, राइप हो रहा है, तो इसमें क्या बनेगा? इथाइलिन गैस। और इथाइलिन गैस इस राइप होते हुए फ्रूट से बाहर निकलेगी। गैसेस पीजीआर है ना ये, तो ये गैस जब बाहर निकलेगी तो इसके आसपास जितनी भी लीव्स होंगी, आसपास शूट है, फ्लावर जो फ्रूट लगा वो कहां लगा है? शूट वाले रीजन में, तो आसपास लीव्स होंगी, तो ये इथाइलिन गैस उन लीव्स तक भी जाएगी।
फ्रूट में से इथाइलिन गैस निकल रही है तो वो आसपास की लीव्स में भी जाएगी, तो आसपास की लीव्स में वो क्या करेगी, सीनेसेंस को और एब्सेशन को प्रमोट करेगी। इसलिए तो इनहिबिटर कह रहे हैं हम इसको, कि जब ये इथाइलिन बनता है तो फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे, क्योंकि मेन काम इसका फ्रूट राइपनिंग है, और फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे ये आसपास की जितनी भी लीव्स हैं उनमें एब्सेशन और सीनेसेंस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, इसलिए इनहिबिटर बोल रहे हैं इथाइलिन को। नेक्स्ट जो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एब्सिसिक एसिड, प्योरली हम इसे इनहिबिटर ही कहते हैं, ये इनहिबिटर वाली कैटेगरी में ही आएगा। 5 हार्मोन में से लास्ट हार्मोन है हमारे पास एब्सिसिक एसिड, इन शॉर्ट हम इसे ABA के नाम से जानते हैं। एज मेंशन अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन द रेगुलेटिंग एब्सेशन एंड डोरमेंसी। एब्सेशन मींस गिरना, फ्लावर्स का, लीव्स का, फ्रूट्स का, प्लांट से गिरना एब्सेशन है, एंड डोरमेंसी जर्मिनेशन ना हो पाना, जर्मिनेशन ना हो पाना, ये क्या है, डोरमेंसी। बट लाइक अदर PGRs it also has other wide ranging effect on the plant growth and development। दूसरे हार्मोन्स की तरह एब्सिसिक एसिड ठीक है प्रमोट तो नहीं कर रहा है, तो इनहिबिटर, लेकिन प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इफेक्ट भी काफी है, वाइडर रेंज। इट एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म। भी इनहिबिटर है, प्लांट की लीव्स को गिरा रहा है या उनको ओल्ड कर रहा है, सीनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, या जर्मिनेशन नहीं होने दे रहा, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए एज एंड एन इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म बोला जा रहा है। ABA इज मेनली सिंथेसाइज इन द सीनेसेंट ऑर्गन्स और द ओल्ड लीव्स। जो भी पुराने ऑर्गन्स हैं प्लांट बॉडी के, सीनेसेंट हैं, ओल्ड हो गए हैं, उनमें आपको ABA की अमाउंट ज्यादा मिलेगी। ABA इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द एडवर्स कंडीशंस लाइक वाटर स्ट्रेस बाय इंड्यूसिंग द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए कुछ बातें जो हम स्ट्रेस हार्मोन कह रहे हैं इसे समझते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिवेट हो रहा है। मान लीजिए एक प्लांट है, इस प्लांट पर 100 लीव्स है, एग्जांपल ले रहा हूं, इस प्लांट पर 100 लीव्स हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 लीव्स बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, शानदार काम चल रहा है प्लांट। अब क्या हुआ कि एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स हुई, मींस ऑटम आ गया, मान लीजिए एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स हुई, प्लांट दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ, स्ट्रेस में आ गया कि भाई एनवायरमेंटल कंडीशंस तो सिर्फ 10 लीफ को अच्छे से ग्रोथ करवाने की है, कि मैं 10 लीफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता हूं 10 लीव्स के साथ, लेकिन मेरे पास तो लीव्स 100 हैं, मैं क्या करूं, स्ट्रेस में आ जाता है प्लांट। तो ABA कहते हैं डोंट वरी मैं हूं। ABA जो एक्स्ट्रा 90 लीव्स उनको फॉल करवा देता है, उनका एब्सेशन करवा देता है, उनमें सीनेसेंस करवा देता है, और आराम से 10 लीव्स ग्रोथ करती हैं। तो स्ट्रेस की कंडीशंस में काम कर रहा है कौन, एब्सिसिक एसिड। ऐसे एक एग्जांपल जो हमें दिया गया लिखकर कि कोई प्लांट है, उस पर बहुत सारी लीव्स लग रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, लेकिन उसके सॉइल में पानी का लेवल, वाटर का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। अब वाटर का लेवल कम हो गया तो उसे पता है कि अब मैं जितना वाटर लॉस करूंगा उतना मुझे मिलेगा नहीं। हालांकि हम पढ़ते हैं कि जितना प्लांट वाटर लॉस करते हैं ट्रांसपिरेशन से उतना वाटर उनको मिल जाता है, लेकिन अब प्लांट को पता चल गया कि भाई प्लांट स्ट्रेस में आ गया कि जितना मैं लॉस कर रहा हूं उतना मुझे सॉइल से मिल नहीं रहा। तो ABA कहता है कोई बात नहीं, मैं स्टोमेटा बंद करवा देता हूं। तो ABA क्या करवाएगा, स्टोमेटा क्लोज करवा देगा, और स्टोमेटा क्लोज होता ही जो वाटर है उसका लॉस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, और प्लांट इजीली जितना वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा है उससे काम चलाएगा। तो स्ट्रेस की कंडीशंस में रहने के लिए हेल्प कर रहा है एब्सिसिक एसिड, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कह रहे हैं। ABA इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू द वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रेस। वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस में दूसरा एग्जांपल मैंने आपको लीव्स वाला दिया है पानी के साथ साथ, कि भाई पानी का लेवल कम हुआ प्लांट के लिए, सॉइल में तो उसने स्टोमेटा बंद कर लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ABA एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। हमने प्लांट हार्मोन पढ़े, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGRs पढ़े, तो उनमें हमने 2 कैटेगरीज बताई हैं, एक तो बताया ग्रोथ प्रमोटर और दूसरे हमने बताया ग्रोथ इनहिबिटर। तो ABA ग्रोथ इनहिबिटर में आता है।
एब्सिसिक एसिड। तो ये प्लांट बॉडी के अंदर मैक्सिमम काम इनहिबिटर वाले ही करने वाला है, जिसमें पहला हम पढ़ने वाले इंड्यूस द सीनेसेंस एंड एब्सेशन। सीनेसेंस मतलब किसी प्लांट ऑर्गन का ओल्ड हो जाना, बूढ़ा हो जाना, और एब्सेशन मतलब गिर जाना। जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये प्लांट से गिरते हैं बूढ़े होकर। ABA कॉज द सीनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम। देखिए ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है एक तो सेलुलेज एंजाइम और एक लिखा हुआ है पैक्टिनेज एंजाइम। नाम से क्लियर है, सेलुलेज जो है वो सेलुलोज को डिसॉल्व करता है और जो पैक्टिनेज है वो पैक्टिन को डिसॉल्व करता है। अब सेलुलोज और पैक्टिन सेल वॉल में होते हैं, मिडल लैमेला में पैक्टिन है और सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पैक्टिन है। तो अगर सेलुलोज और पैक्टिन डिसॉल्व हो जाएंगे तो सेल्स मर जाएंगी। अब ये कह रहा है कि लीव्स को, फ्रूट्स को गिराता है, एब्सेशन करवाता है इंक्रीज करके सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाकर। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक स्टेम है, इस स्टेम पर यहां एक लीफ लगी हुई है, ये लीफ है। तो जो ब्रॉड हिस्सा होता है लीफ का वो तो लैमिना, जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखती है स्टेम के साथ जोड़ने वाली लंबी, वो लीफ पेटियोल, और जिस हिस्से से लीफ इस स्टेम के साथ जुड़ती है उसे हम कहते हैं लीफ बेस। तो बताइए जो लीफ बेस वाला हिस्सा जो है, लीफ बेस वाला हिस्सा जहां से लीफ जुड़ी हुई है स्टेम के साथ, उस हिस्से में सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है। सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो सेल जो है, सेल वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगी और सेल्स मरेंगी। तो लीफ बेस वाले हिस्से में सेल्स के मरने की वजह से ये लीव्स यहां से अलग हो जाएंगी प्लांट से, इसे हम बोलेंगे एब्सेशन। तो लीफ जहां से प्लांट के साथ जुड़ती है, स्टेम के साथ जुड़ती है, उस हिस्से के सेल्स में सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा, और सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो लीव्स हैं वो प्लांट से अलग हो जाएंगी। दूसरा हम बोल रहे हैं इंड्यूस करता है बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को। देखिए एक तो टर्म है जर्मिनेशन और एक है डोरमेंसी। जर्मिनेशन और डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब है जर्मिनेशन ना होना, जर्मिनेशन ना होना। किसी भी सीड के लिए कंडीशंस अगर फेवरेबल हैं तो सीड जर्मिनेट करेगा, और कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है तो जर्मिनेट नहीं करेगा। या फिर सीड जो है वो मैच्योर ही नहीं हुआ, अभी सीड को फ्रूट से आपने अलग कर लिया, निकाल लिया, लेकिन सीड अपनी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाया है, तो वो कैसे जर्मिनेट करेगा? और जब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा ना सीड, तब तक हम कहेंगे वो अपने डोरमेंसी पीरियड में है। तो ABA इंक्रीज द बर्ड एंड सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी बढ़ने का मतलब है सीड जर्मिनेशन को रोकना। जर्मिनेशन का जस्ट उल्टा हो गया ये। ABA प्ले इज द मेजर रोल इन द सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। देखिए बच्चा कहता है आपने कहा था कि जो ABA है वो तो ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ये सीड के डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में कैसे हेल्प कर रहा है? तो इसका जवाब मैंने अभी भी दिया। मान लीजिए कोई सीड है, इस सीड का जो एम्ब्रियो है ना अंदर, वो अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है पूरी तरह से, फुल मैच्योर नहीं हुआ अभी वो। तो सीड आपने मिट्टी में लगा दिया, आप तो ये चाह रहे हैं कि सीड जर्मिनेट करे, लेकिन सीड तो दुखी हो जाएगा ना कि भाई मेरा एम्ब्रियो अभी डेवलप है ही नहीं पूरी तरह से मैच्योर हुआ ही नहीं है वो, और आपने मुझे पहले ही मिट्टी में लगा दिया, तो मैं जर्मिनेट कैसे करूं? तो ABA वहां क्या करेगा? वो कहेगा कि भाई तू चिंता मत कर, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते तब तक मैं आपको जर्मिनेट नहीं होने दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि सीड के बनने से लेकर सीड के मैच्योर होने तक उसके जर्मिनेशन को रोकता है कौन? ABA। तो सीड को पूरा पूरा टाइम मिल जाता है कि भाई आप अपने सीड का जो एम्ब्रियो है या उसमें न्यूट्रिशन का लेवल है उसको अच्छा करिए, आप अपनी कंडीशंस को अच्छा करिए, ताकि आप बहुत अच्छे से जर्मिनेट करके एक अच्छे प्लांट का फॉर्मेशन कर पाए। तो टाइम दे रहा है ABA कि भाई जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे, जब तक आप डेवलप नहीं होंगे, तब तक मैं आपको जर्मिनेट नहीं होने दूंगा। दूसरा, बाय इंड्यूसिंग द डोरमेंसी ABA help to seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for the growth। अब सीड है, उसे आपने मिट्टी में लगा दिया, पानी दिया ही नहीं,
तो सीड जर्मिनेशन कैसे करेगा? तब तक वो सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा जब तक कंडीशंस क्या नहीं हो जाती, फेवरेबल नहीं हो जाती। तो जर्मिनेशन को रोक के रखता है कौन? एबीए, कि जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाएंगी, विद स्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ, कि जब तक दूसरे सारे फैक्टर ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं हो जाएंगे, जर्मिनेशन के लिए अच्छे नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं आपको जर्मिनेट नहीं होने दूंगा। मैं मतलब एबीए ये बात बोल रहा है सीड के अंदर, कि तब तक मैं जर्मिनेशन को रोक के रखूंगा। तो विद स्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ, ये इंड्यूस करेगा जर्मिनेशन को, डोरमेंसी को। कब तक? जब तक कि सारी कंडीशंस फेवरेबल ना हो जाए। स्टोमेटल क्लोजिंग, एबीए स्टोमेटा की क्लोजिंग को इंड्यूस करता है। स्टोमेटा क्लोज होंगे तो प्लांट में जब वाटर स्ट्रेस आता है, मान लीजिए हमने कहा था कि प्लांट जो होते हैं उनमें जो ट्रांसपिरेशन है उससे वाटर लॉस होता है एरियल पार्ट में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और रूट से उतना ही वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ऊपर ट्रांसपिरेशन तो अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन नीचे वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या किया जाए? प्लांट के स्टोमेटा क्लोज करवा दिए जाएं, ताकि सॉइल से वाटर जो कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो लॉस भी कम ही हो। अब वाटर जब प्लांट के पास ग्रोथ के लिए सॉइल में कम होगा तो उसे हम कंडीशन को वाटर स्ट्रेस बोलेंगे। तो एबीए क्लोज द स्टोमेटा अंडर द वाटर स्ट्रेस कंडीशंस, मींस एंटी ट्रांसपेरेंट का काम कर रहा है ये प्लांट के लिए। स्टोमेटा ओपन है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और स्टोमेटा बंद है तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में एबीए स्टोमेटा क्लोज करता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। इन मोस्ट सिचुएशंस एबीए एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक ऑफ द जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन प्लांट्स में सीड के जर्मिनेशन से लेकर मेच्योरेशन तक बहुत सारे काम शो करता है। एबीए उन्हीं कामों का उल्टा है। फिर जैसे मैं कहूं कि सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है, तो हम कहते हैं कि सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिन करवाता है। एक जनरल बात, ऐसे ग्राउंड नट या बच्चा कहता है हमने तो इथाइलिन में भी पढ़ा था कि सीड जर्मिनेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन आए या जनरल पूछा जाए कि बताइए कौन सा ग्रोथ हार्मोन है जो सीड जर्मिनेशन करवाता है, तो सीड जर्मिनेशन के लिए आंसर आता है जिब्रेलिक एसिड। अब सीड को जर्मिनेट होने से कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड। तो ऐसे ही बहुत सारे काम प्लांट बॉडी के अंदर है जिब्रेलिन के, जिनका एंटी वर्क कर रहा है कौन? एबीए। इसलिए हम इसे एंटागोनिस्टिक ऑफ जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। किसको? एब्सिसिक एसिड को। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स किसके हैं? एबीए के।